नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के चौथे पाठ उत्साह कविता को लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, बंगला, अंग्रेज़ी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही किया। निराला जी का निधन 1961 में हुआ। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अप्सरा, अलका, प्रभावती इत्यादि उनके उपन्यास हैं। निराला जी छायावादी युग के आधार स्तंभों में से एक हैं। बच्चों, छायावादी युग के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं: जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और सुमित्रा नंदन पंत जी। निराला जी ने परंपरागत छंदों को छोड़ा और तोड़ा और मुक्त छंद में कविताओं की रचना की है। बाद में वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए और प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। निराला जी की कविता उत्साह एक आवाहन गीत है। उत्साह एक छायावादी कविता है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। बादलों को एक तरफ लोगों की आकांक्षा और इच्छाओं को पूरा करने वाला, तो दूसरी तरफ विद्रोह और क्रांति के प्रतीक के रूप में कविता में बताया गया है। वास्तव में निराला जी इस कविता के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं कविता उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि बादल गरजो। कैसे गरजो? घेर घेर घोर घोर, घेर घेर घोर गगन धाराधर। धाराधर का अर्थ होता है ओ बादल, हे बादल कैसे गरजो। अब कवि बताता है घेर घेर कर, अर्थात चारों तरफ घिर कर के घोर भयंकर तरीके से गरजो। धाराधर ओ बादल चारों तरफ घिर करके और भयंकर तरीके से गरजो। ललित ललित, ललित मीन्स सुंदर, ठीक। काले काले, काले काले मीन्स काले काले। घुंघराले, घुंघराले किसके लिए आता है? बालों के लिए आता है। तो हे बादल, बादलों के लिए कैसे आएगा घुंघराले? बादलों से कवि कहता है कि बादल के लिए घुंघराले का अर्थ यहाँ पर है बादल के लिए काली घटाएं, ठीक है। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना मीन्स बच्चे से तुलना कर रहा है यहाँ पर बादलों की कवि। और यहाँ पर कवि कहता है कि जैसे बादलों के जल से आकाश की जो गर्मी होती है, तपन होती है, वो शांत हो जाती है। चारों तरफ काले काले बादल आकाश में फैल जाएं। और अब यहाँ पर कवि बादलों की तुलना करते हुए बताता है, और तुलना किससे कर रहा है? बाल कल्पना, एक बच्चे से करते हुए कहता है कि मानो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे के ये काले काले केश हों, काले काले घुंघराले बाल हों। यानी आकाश में बादल, काले काले बादल, काली घटाएं ऐसे फैली हुई हैं, चारों तरफ घिरी हुई हैं और दूर क्षितिज तक घिरी हुई हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये किसी बच्चे के घुंघराले केश हों। और इसी समानता के कारण कवि ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। और दूसरा अर्थ देखिए बच्चों, बादल जो हैं, कवि कहता है बादलों से कि बादल तुम्हारे केश कितने सुंदर हैं, कितने घने हैं। अर्थात बादल की घटाएं बहुत काली काली हैं और आकाश में चारों तरफ फैली हुई हैं, और ऐसे फैली हुई हैं दूर दूर तक
कि कवि ने उन्हें कहा है कि ये कल्पना के विस्तार के समान घनी है, अर्थात जहाँ तक मनुष्य की कल्पनाएं, जो मनुष्य की कल्पना होती है वो दूर दूर तक चली जाती है, उसी तरह से ये जो बादल हैं दूर दूर तक फैले हुए हैं और ऐसे विस्तृत हैं मानो यह कल्पना के समान घने हैं। अब यहाँ पर कवि निराला जी बादलों को कवि के रूप में संज्ञा देते हुए कहते हैं, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। विद्युत मीन्स बिजली, छवि बिजली की चमक, उर में मीन्स हृदय में, कवि मिस कवि, और नव जीवन देने वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले। अब यहाँ पर कवि ने बादलों को किसकी संज्ञा दी है? कवि की संज्ञा दी है। और निराला जी कहते हैं कि हे बादल, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो तुम। हे कवि, हे बादल, तुम अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए हो। और बादल जो हैं संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले। ओ कवि, क्या बोला है बादलों को? कि तुम संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। जैसे बादलों के हृदय में बिजली की चमक होती है, बिजली चमकती है, बादलों के गरजने पर बिजली चमकती है, ठीक है, उसी प्रकार से कवि कहता है कि जैसे बादलों के हृदय में बिजली छिपी होती है, बिजली की चमक होती है, और बादल जो हैं वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की प्यास बुझाते हैं, उसी प्रकार से हे कवि, तुम भी संसार को नया जीवन प्रदान करने वाले हो, नव जीवन वाले, नया जीवन प्रदान करने वाले हो तुम। अर्थात कवि भी अपनी नई कविता से वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। आप कवि कहते हैं कि तुम अपनी नई कविता में, और जिस प्रकार से बादलों में वज्र छिपा होता है, वज्र छिपा होता है मीन्स बादल जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से गरजते हैं, और ये गरजना क्या है, ऐसा लगता है कि वज्र गिर रहा है, उसी प्रकार से बादलों में वज्र छिपा हुआ है। उसी प्रकार से तुम कवि भी अपनी नई कविता में भावनाओं में वज्र छिपा करके नवीन सृष्टि का निर्माण करो। कवि कहते हैं कि हे बादल, जिस प्रकार से तुम्हारे भीतर वज्र छिपा होता है, उसी प्रकार से कवि तुम भी अपनी नई कविता में, अपनी भावनाओं में वज्र छिपा करके नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात संपूर्ण संसार को जोश से भर दो। तो इसमें बच्चों भाषा जो है तत्सम निष्ठ भाषा है, तत्सम निष्ठ भाषा का प्रयोग है। और बाल कल्पना के से पाले, इसमें उपमा अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले में उपमा अलंकार है। अगली पंक्तियाँ देखिए बच्चों, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल, विकल विकल का अर्थ होता है बेचैन, विकल मीन्स बेचैन व्याकुल, उन्मन मीन्स उदास, निदाघ, निदाघ मीन्स होता है भीषण गर्मी को निदाघ बोलते हैं, सकल जन संपूर्ण जन, विश्व के संपूर्ण लोग, अज्ञात दिशा से अनजानी दिशा से, अनंत मीन्स आकाश के, घन मीन्स बादल, तप्त धरा को, तपती हुई धरा को, शीतल मीन्स ठंडा कर दो। कवि कहता है कि चारों ओर, चारों तरफ क्या है, विकल बेचैनी है, व्याकुल हैं लोग, व्याकुलता है, लोग परेशान हैं, उदास हैं, उनके मन उदास हैं, यानी विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण बहुत दुखी हैं। तब क्या होता है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब अचानक न जाने आकाश की किस अनजानी दिशा से बादल चले आए। और कवि बादलों को संबोधित करते हुए, उनका आवाहन करते हुए कहता है कि बादल गरजो, बादल खूब गरजो, खूब बरसो, और क्या करो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और गर्मी से व्याकुल इस धरा को, भीषण गर्मी से तपती हुई इस धरा को
यहाँ पर रहने वाले लोगों के हृदय को अपने शीतल जल से शांत कर दो। ये तो बच्चों इसका एक अर्थ हुआ है। इसका एक संकेतार्थ भी है, अर्थात प्रतीकार्थ भी है। दूसरा अर्थ भी है इसका, जिसमें जल का, तप्त धरा का और निदाग का अलग अलग अर्थ हैं। तो यहाँ पर जल का अर्थ संकेतार्थ में लेंगे शांति और सुख से। तप्त धरा का अर्थ, एक अर्थ है गर्मी से तपती हुई धरती और दूसरा है दुखों से पीड़ित लोग, दुखों से पीड़ित धरती। निदाग का एक अर्थ आपने बच्चों इसमें पढ़ा है भीषण गर्मी और इसका दूसरा अर्थ है कि सांसारिक कष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो बादल हैं क्रांति का प्रतीक हैं और यहाँ पर इसका प्रतीकार्थ और संकेतार्थ अर्थ यह है कि संसार में चारों तरफ विकल है, उन्मन है, अर्थात चारों तरफ बेचैनी है। बेचैनी कैसी? चारों तरफ हिंसा है, कष्ट है, दुख हैं, लोग उन्मन हैं, परेशान हैं इस दुख से, इन कष्टों से। और तब ना जाने कौन बादलों को कहा गया है छाया, कौन छाया बनकर आए और इन दुखों से पीड़ित धरती को, दुखों से व्याकुल जनों की इस धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा करे, जिससे लोगों का जीवन सुखी हो जाए और दुखों से पीड़ित लोगों को शांत कर दे, दुखों से पीड़ित लोगों को सुखी कर दे। तो ये इसका अर्थ है, सांकेतिक अर्थ है, प्रतीकार्थ है। बच्चों, उत्साह एक प्रतीकात्मक कविता है और इसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है। संस्कृत शब्दावली के साथ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और बादलों को क्रांति का सूचक बताया है कवि ने, और जिससे सामाजिक परिवर्तनों के मार्गदर्शन के प्रतीक के रूप में बादल को प्रस्तुत किया है। उम्मीद है बच्चों यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगली कविता के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।